नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों हमने जैसा कि चैप्टर सेकंड स्टार्ट करा था म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम का एनआईएसएम सीरीज 5A का। तो आज हम चैप्टर 2 का सेक्शन 2.1.2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस। तो लास्ट हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसका हमने सेक्शन 2.1.1 तक क्लियर करा था। तो एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, देर आफ्टर आगे हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। तो पेज नंबर 35 पे चलते हैं हम। कंसेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव था कंसेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स को स्टडी करना, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसमें जो अभी तक हमने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ा है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर किस तरीके से स्कीम्स या वगैरह रहती हैं, या फिर किन किन सिक्योरिटीज़ में पैसा लगता है, एज वेल एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था, और किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा डाइवर्सिफाई होता है। देर आफ्टर हमने पढ़ा था रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री का क्या है, इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट करने में हेल्प करती है। अगर किसी ने हमारा प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके पूरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2.1.2 इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स सीक टू मोबिलाइज मनी फ्रॉम all possible investors. Various investors have different investment preference and needs. In order to accommodate these preference, mutual fund mobilize different pools of money. Each such pool of money is called a mutual fund scheme. तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफ़ी ऐसे सिस्टम बनाया गया है जिसमें हर किस्म का इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सके। उसके लिए हर एक इन्वेस्टर की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली एक पूल बनाया गया है, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड, लिक्विड फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स। तो हर कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे फंडिंग सिस्टम बनाया गया है, ताकि कोई भी इन्वेस्टर अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो वो अपने टाइम हॉरिजॉन के अकॉर्डिंगली एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सके, या फिर एक रेगुलर इनकम यहाँ से जनरेट कर सके। एवरी स्कीम हैज़ ए प्री अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन ए म्यूचुअल फंड स्कीम हुज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट देयर ओन नीड एंड प्रेफरेंस। तो हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, और कोई भी इन्वेस्टर अगर उस स्कीम में जाना चाहता है जो उसकी नीड्स को मीट करती है तो वो स्कीम में जा सकता है। The primary objective of various schemes stem from the basic need of an investor: safety, liquidity, and returns. Let us look at some example of investment objectives. Table 2.1 as taken from the scheme information document of certain mutual fund scheme. तो दोस्तों हर एक इन्वेस्टर का जो जिस तरह से हमने बात करी कि एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ पे वेरियस स्कीम्स जो अवेलेबल हैं ये इन्वेस्टर की नीड के अकॉर्डिंगली ही बनाई गई हैं। जैसे सेफ्टी, लिक्विडिटी या रिटर्न की बात होती है, तो इसमें एक टेबल 2.1 लिया गया है जिसमें जो कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू से ही लिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्लियर करा गया है। तो यहाँ पे टेबल में दो कॉलम्स बनाए गए हैं, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो दो कॉलम्स के अंदर काफ़ी सारी रोज दी गई हैं। तो फर्स्ट रो पे हम आते हैं। द स्कीम इंटेंड टू प्रोवाइड रीजनेबल इनकम अलॉन्ग विद हाई लिक्विडिटी बाय इन्वेस्टिंग इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज हैविंग मेच्योरिटी ऑफ 1 बिजनेस डे। तो एक ओवरनाइट सिक्योरिटी स्कीम रहती है जिसमें एक दिन के लिए भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस स्कीम का कैटेगरी का जो नाम रहेगा ओवरनाइट फंड रहेगा। सेकंड आ गया टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम ए पोर्टफोलियो प्रिडोमिनेंटली इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स। तो सेकंड जो आ गया एक मतलब कैपिटल की ग्रोथ के लिए, एप्रिसिएशन के लिए जो है एक स्कीम बनाई गई है जिसमें प्योरली इक्विटी या इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया जाता है। तो इस कैटेगरी को की टाइप जो डिसाइड करी गई है, इक्विटी फंड डिसाइड करी गई है। देर आफ्टर थर्ड रो में अगर बात करें तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्रिडोमिनेंटली in equity and equity related securities of
companies across the market capitalization spectrum. The fund also invest in debt and money market instrument with a view of generate regular income. तो रेगुलर इनकम के लिए जैसे रिटायर्ड पर्सनस के लिए जो फंड्स रहते हैं तो यहाँ पे वो स्कीम भी अवेलेबल रहेगी. इस स्कीम को हाइब्रिड फंड का नाम दिया गया. Thereafter, the primary objective of the scheme is to generate a steady stream of income through investment in fixed income securities. तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स रहेंगे, जहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उनको सेफली एक सेफ और फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स मिलती हैं. As can be seen from the above example, the investment objectives are a combination of safety, liquidity and returns, be it regular income or long term capital appreciation. तो यहाँ पे मतलब ऊपर जो दी गई स्कीम्स हैं इनमें तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स. तो अच्छे रिटर्न्स के लिए भी स्कीम्स हैं, सेफ्टी के लिए भी स्कीम्स हैं और हाई लिक्विडिटी के लिए भी स्कीम्स हैं. It is in line with these objectives that the scheme would decide the investment universe, that is all type of securities to invest in. As discussed in the previous chapter, different asset classes serve different purposes. Exactly in the same way, the scheme that seek liquidity invest in money market securities and those seeking capital appreciation invest in equity. तो दोस्तों जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स के बारे में पढ़ा था, तो वो चीज़ का यहाँ पे एक प्रीव्यू दिया गया हमें, कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल रहती हैं, किस तरीके के रिटर्न रहते हैं, किस तरीके की सेफ्टी रहती है और किस तरीके की लिक्विडिटी रहती है. म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर ऑफन क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स and often in terms of the investment universe, that is where they invest. As can be seen from the discussion above, there is a very close relation between these between two types of classification. म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स बना हुआ वो इस तरीके का बना हुआ है कि कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है. और कोई भी रिलेशन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. तो अगर किसी इन्वेस्टर की दो रिक्वायरमेंट्स है, लाइक किसी को अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए भी पैसा सेव करना और अपनी रिटायरमेंट के लिए भी करना है, तो उस चीज़ के लिए भी म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट या सबसे प्रेफर्ड एसेट क्लास रह सकती है. The money mobilized from investor invested by the mutual fund scheme in a portfolio of securities as per the stated investment objective. Profits or losses, as the case might be, belong to the investor or unit holders. No other entity involved in the mutual fund in any capacity participates thus in the scheme. Profit or loss, they are all paid to a fee or commission for the contributions they make to launch and operating the scheme. तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियो में पैसा लगा होता है, वो डिपेंड करता है कि उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है. जैसा उन्होंने स्टार्टिंग में किसी फंड की लॉन्च की स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर करा रहता है वो एज इट इज़ रहता है, एज इट इज़ चलता है. तो उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस रहता है वो स्कीम के अकॉर्डिंगली रहता है, या जो भी यूनिट होल्डर ने या इन्वेस्टर ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करी हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली चलता है प्रॉफिट और लॉस. तो इसमें कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं रहते. जो भी कमीशंस या फ़ी वगैरह जो रहती है वो स्कीम के लॉन्च में पहले ही डिक्लेयर करी गई होती है, और किसी भी एएमसी का कोई भी रोल नहीं होता कि बाद में अपनी स्कीम की फ़ीस को बढ़ाया जाए. ये एज़ पर एक रेगुलेटरी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली रहता है. जिस तरह से कि म्यूचुअल फंड्स की जो भी स्कीम्स हैं उसके जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं वो सेबी रेगुलेट करता है. जो सेबी रेगुलेट करता है उसी के अकॉर्डिंगली एक म्यूचुअल फंड एएमसी को अपने फंड के चार्जेस वगैरह रखना पड़ता है.
तो उसके अलावा कोई भी एडिशनल चार्जेस वगैरह नहीं रहते। जो भी कंट्रीब्यूशंस रहती हैं या जो भी फीस स्ट्रक्चर रहता है वो फंड के लॉन्चिंग के टाइम पे ही कंडीशंस रखी जाती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन 1.2 फिनिश होता है और आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्द लौटेंगे आपके लिए अपना नया वीडियो लेकर, जिसमें हम स्टडी करेंगे सेक्शन 2.1.3 इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल फंड। और अपने प्रीवियस जो वीडियो है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जितने भी प्रीवियसली वीडियो बने हैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज आप प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर वाइज भी स्टडी कर सकते हैं। या फिर अगर आप पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो NISM सीरीज 5 के नाम से भी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।